हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। मोहनलाल सुबह उठे ही थे कि अचानक उन्हें खांसी शुरू हो गई। उनकी खांसी की आवाज सुनकर सुनीता घबरा उठी और उन्हें जल्दी से पानी देते हुए बोली, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। तब तक मैं बहू के कमरे से दवाई लेकर आती हूँ। कल शायद बहू ने दवाई लाकर अपने कमरे में रख दी। कहते हुए सुनीता जी जल्दी से बहू के कमरे के पास आई और बाहर से आवाज लगाते हुए बोली, अरे माया बेटा, तुम्हारे बाबूजी की दवाई खत्म हो गई है। तुम कल लेकर आई थी ना, मुझे दे दो बेटा, उन्हें बहुत तेज खांसी आ रही है। सास की आवाज सुनकर माया झुंझला उठी और बोली, अरे माँ जी, हर समय कुछ न कुछ चाहिए होता है आपको, कभी चैन से सोने नहीं देती। मैं कोई दवाई लेकर नहीं आई, अब जाइए यहाँ से। गुस्से में बोलकर माया फिर से सो गई। बहू की बात सुनकर सुनीता जी बहुत आहत हुई। उन्होंने गहरी सांस ली और चाय बनाने रसोई की तरफ बढ़ गई। कांपते हाथों से अदरक वाली चाय बनाकर सुनीता जी कमरे में आ गई और मोहनलाल जी को चाय देते हुए बोली, ये लीजिए, अदरक वाली चाय बनाई है, इससे आपकी खांसी में आराम मिलेगा। मोहनलाल जी समझ रहे थे कि सुनीता जी दिन रात ताने और उपेक्षा सह रही है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। दोपहर के 2 बज गए, लेकिन अभी तक मोहनलाल जी और सुनीता जी सुबह से भूखे बैठे थे। आमतौर पर 1 बजे माया उन्हें खाना दे देती थी, लेकिन आज ना कोई आवाज आई और ना ही खाना आया। सुनीता जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर कब तक इंतजार करे? मोहनलाल जी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी और भूख से उनका शरीर कमजोर हो रहा था। सुनीता जी ने हिम्मत जुटाकर बहू माया से पूछ ही लिया, बेटा, आज खाना नहीं दिया तुमने, बहुत समय हो गया, तेरे बाबूजी को बहुत भूख लगी है। तो माया ने झुंझलाते हुए कहा, अरे माँ जी, जब खुद कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सब्र रखना सीख लीजिए। ये घर है, कोई होटल नहीं कि जब मन किया खाना तैयार मिले और खुद भी कुछ कर लिया करो। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। बहू की बात सुनकर सुनीता जी की आंखें भर आई। उन्होंने नम्र स्वर में कहा, बेटा, अगर तुम्हें मेरा रसोई में काम करना पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं? और रही बात तुम्हारे बाबूजी की, तो इस उम्र में भी अब क्या वो काम करेंगे? तो माया हंसते हुए बोली, अरे मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि कहीं नौकरी करने भेज दूं। घर में छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं। सुनीता जी चुपचाप माया की बात सुन रही थी। उनको पता था अगर वो कुछ भी बोलेगी तो बहू आज खाना नहीं देगी, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। मोहनलाल जी ने उनकी ओर देखा तो उनकी आंखों में भी वही दर्द और बेबसी थी। कुछ देर बाद माया कमरे में आई और बिना कुछ कहे रात की बची हुई सब्जी और बासी चावल की थाली उनके सामने लाकर रख दी। तो सुनीता जी और मोहनलाल जी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में नमी तैर आई। उन्होंने चुपचाप वो ठंडा और बासी खाना खाया, जिसमें न स्वाद था और न ही सम्मान। खाना खाकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति चुपचाप अपने कमरे में बैठे थे। उनकी आंखों में उदासी और दिल में गहरा दर्द था। उन्हें अपने बेटे राहुल की बहुत याद आ रही थी। अगले दिन सुबह सुनीता जी ने डायरी से नंबर ढूंढकर अपने बेटे राहुल के पास फोन किया। सुनीता जी ने धीमी आवाज में कहा, हेलो राहुल बेटा। तो दूसरी तरफ से राहुल ने चिंतित होकर पूछा, माँ, आप इतनी सुबह सुबह ठीक तो है ना? ये सुनकर सुनीता जी की आंखें नम हो गई। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही माया ने तेजी से उनके हाथ से फोन छीन लिया। अरे माँ जी, आप क्यों राहुल को परेशान कर रही हैं? माया ने नकली मुस्कान के साथ कहा, फिर फोन कान से लगाकर बोली, राहुल, माँ जी को बस तुम्हारी याद आ रही थी। मैंने उन्हें कहा था कि तुमसे बाद में बात करवा दूंगी, लेकिन तुम तो जानते हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बुजुर्ग माता पिता बच्चों जैसे हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ से राहुल हंसते हुए बोला, सही कह रही हो माया, यह उम्र ही ऐसी होती है, लेकिन हमें उनका पूरा ध्यान रखना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम उनकी अच्छी देखभाल कर रही होगी, फिर भी अगर उन्हें मुझसे कोई बात करनी हो तो मुझे तुरंत बता देना। जी बिल्कुल, माया ने मुस्कुराते हुए कहा और फोन काट दिया। जैसे ही उसने फोन रखा वैसे ही उसकी नकली मुस्कान भी गायब हो गई और चेहरा गुस्से से भर गया। उसने तीखी आवाज में कहा,
क्या जरूरत थी राहुल को फोन करने की? आपको समझ नहीं आता कि वो कितना व्यस्त रहते हैं? हर बार उसे बेवजह परेशान मत किया करो। सुनीता जी की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उन्होंने दर्द भरी निगाहों से अपनी बहू को देखा और धीमे स्वर में बोली, बेटा, हमें राहुल से कुछ कहना नहीं था, बस उसकी आवाज सुनकर दिल को सुकून मिल जाता है। ये सुनते ही माया ने ताना मारते हुए कहा, सुकून चाहिए तो मंदिर जाया करो ना, हर छोटी छोटी बात पर बेटे को परेशान मत किया करो। इतना कहकर माया पैर पटकते हुए वहां से चली गई, लेकिन सुनीता जी की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मोहनलाल जी ने सब कुछ सुन लिया था। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ थामा और कमरे में ले गए। सुनीता जी ने हिचकियां लेते हुए सर झुका लिया। कमरे में एक गहरी उदासी फैल गई और दोनों बुजुर्ग दंपत्ति बिना कुछ कहे, बिना किसी शिकायत किए एक दूसरे के दर्द को महसूस करने लगे। और कुछ देर बाद माया ने फिर से वही बासी खाना लाकर टेबल पर रख दिया और बिना कुछ कहे ऐसे ही तेजी से बाहर निकल गई, जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। सुनीता जी और मोहनलाल जी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने बिना कुछ कहे धीरे धीरे खाना शुरू किया, क्योंकि जानते थे कि कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। सुनीता जी भी खाना खाने लगी, लेकिन हर निवाले के साथ उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। सोचने लगी कि जब राहुल छोटा था तो उसके लिए कितने तरह तरह के व्यंजन बनाती थी और अब खुद सूखी रोटियों पर निर्भर हो गई। खाना खाने के बाद मोहनलाल जी चुपचाप लेट गए, जबकि सुनीता जी खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर अंधेरा हो चुका था, लेकिन उनके दिल का अंधकार उससे भी गहरा था। तभी बाहर से दरवाजे की आवाज आई। राहुल ने घर में कदम रखा। माँ, पिताजी, देखो मैं आ गया। राहुल की आवाज सुनते ही सुनीता जी जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। उन्होंने अपनी तकलीफ को छुपाते हुए मुस्कान ओढ़ ली। राहुल बेटा, तुम? उन्होंने प्यार से कहा। मोहनलाल जी भी उठकर बैठ गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जैसे उनका जीवन कुछ पलों के लिए फिर से खिल उठा। राहुल ने माँ के पैर छुए और फिर पिता के पास जाकर बैठ गया। आप लोग कैसे हो? सब ठीक तो है ना? लेकिन तुम तो शनिवार को आते हो, फिर आज अचानक कैसे बेटा? सुनीता जी ने कहा तो राहुल मुस्कुराते हुए बोला, माँ, क्या सिर्फ आपको ही मेरी याद आती है? मुझे भी तो आपकी बहुत याद आती है। आज मेरी यहाँ क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तो सोचा आप सबसे मिलकर चलूं, इसलिए मीटिंग खत्म होते ही सीधा आपसे मिलने आ गया। तभी माया ने अंदर आते हुए कहा, अच्छा हुआ जी जो आप आ गए, लेकिन आप परेशान मत हुआ करो, मैं माँ बाबूजी का पूरा ध्यान रखती हूँ। तो राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है माया। मैं जानता हूँ तुम माँ बाबूजी का अच्छे से देखभाल रखती होगी। सुनीता जी और मोहनलाल जी ने सुना, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपनी तकलीफें अपने अंदर ही दफना ली थी। राहुल के आंखों में खुशी थी कि उसकी पत्नी और माँ बाबूजी के बीच सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये हकीकत नहीं, सिर्फ एक दिखावा है। अगले दिन सुबह ही राहुल वापस चला गया। 4 दिन ऐसे ही बीत गए। आज शनिवार की सुबह थी। सुनीता जी और मोहनलाल जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि आज उनका बेटा राहुल आने वाला था। हर शनिवार की तरह वे आज भी मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कुछ देर बाद पूजा की थाली सजाकर दोनों मंदिर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी अचानक माया उनके सामने आकर खड़ी हो गई और ऊंचे स्वर में बोली, वाह वाह, आज तो हंसू की जोड़ी बहुत अच्छे से तैयार हुई है। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? कहीं कोई फिल्म देखने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया? तो सुनीता जी ने धीमे स्वर में कहा, बहू, आज शनिवार है और आज राहुल आने वाला है, इसलिए सोचा कि मंदिर हो आते हैं। माया ये सुनकर हल्की मुस्कान के साथ ताली बजाते हुए बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि आज तो आपके लिए सबसे बड़ा त्योहार है, आपका लाडला बेटा जो आ रहा है। फिर टोन कसते हुए बोली, अच्छा जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर बंद हो जाए और आपकी भगवान नाराज हो जाए। मोहनलाल जी और सुनीता जी बिना कुछ कहे चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गए। मंदिर जाते हुए भी सुनीता जी के दिल में माया के ताने गूंज रहे थे। उन्होंने मोहनलाल जी की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, सुनिए जी,
क्या हमारे बेटे को कभी इस बात का एहसास होगा कि उसकी पत्नी हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है? तो मोहनलाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं सुनीता, लेकिन सच्चाई कितने दिन छुपी रहेगी, एक ना एक दिन तो सामने आएगी। इधर शाम को राहुल जैसे ही घर पहुंचा तो माया दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तभी राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, कितनी बेताबी से मेरे लिए इंतजार कर रही हो। लेकिन माया ने कोई जवाब नहीं दिया। बिना कुछ कहे उसने राहुल का बैग हाथों से लिया और अंदर चली गई। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो दरवाजे से अंदर कदम रखते ही खुशी से आवाज लगाते हुए अपने माँ बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ गया। माँ, पिताजी देखो मैं आ गया। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। पूरे कमरे में एक अजीब सी शांति पसरी थी। राहुल थोड़ा परेशान हो गया। उसने तुरंत माया से पूछा, माँ बाबूजी कहाँ हैं? हमेशा आता हूँ तो वो मुझे दरवाजे पर ही मिलते हैं, आज दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तो माया अपने चेहरे पर हल्की उदासी लाते हुए बोली, अरे वो दोनों मंदिर गए हैं, सुबह से ही जाने की जिद कर रहे थे। ये सुनकर राहुल हैरानी से बोला, इस वक्त? लेकिन माँ बाबूजी तो हमेशा सुबह मंदिर जाते थे, शाम को क्यों गए? तो माया झट से बोल पड़ी, क्या करूं राहुल, ये लोग अब कुछ भी करने लगे हैं। सुबह भी गए थे और अभी भी चले गए। मैंने बहुत कहा कि रुक जाइए, लेकिन माने ही नहीं। राहुल कुछ सोचने लगा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी उनके आने का इंतजार कर सकता हूँ। तुम चाय बना दो, तब तक मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। तो माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम बैठो, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। वो रसोई की तरफ चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था, जैसे उसने एक बार फिर राहुल को सच्चाई से दूर रखने में कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन रात के 8 बजने के बाद भी जब मोहनलाल जी और सुनीता जी नहीं आए तो राहुल के दिल की बेचैनी बढ़ने लगी। रात के 8:30 बजे तक तो मंदिर भी बंद हो जाता है, लेकिन माँ बाबूजी अभी तक क्यों नहीं आए? राहुल ने सोफे पर बैठे बैठे घड़ी की तरफ देखा और फिर तुरंत माया से पूछा, माया, माँ बाबूजी ने आने में बहुत देर कर दी। तुमने अच्छे से सुना तो था ना, वो मंदिर ही जा रहे थे। तो माया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन चेहरे पर चिंता का नाटक करते हुए बोली, अरे आप भी कमाल करते हैं जी, मैं कोई बच्ची हूँ क्या जो भूल जाऊंगी? उन्होंने मुझे मंदिर जाने के लिए ही कहा था। अरे माया, अगर मंदिर ही गए थे तो अब तक आए क्यों नहीं? उन्हें पता था ना कि मैं आज आने वाला हूँ, फिर भी इतनी देर कर दी। उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? राहुल ने चिंतित होते हुए कहा। तो माया बोली, हो सकता है वो किसी जान पहचान वालों से बातों में लग गए हों। आपको तो पता है माँ जी जहाँ जाती हैं किसी न किसी से बात करने लग जाती हैं। तो राहुल मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि आखिर माँ बाबूजी गए कहाँ। उसका धैर्य जवाब देने लगा था। वो तुरंत उठा और गुस्से में अपनी बाइक की चाबी उठाते हुए माया से कहा, माया, मैं मंदिर जा रहा हूँ। ये कहकर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से मंदिर की ओर निकल गया। माया दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। जाओ राहुल, जितना ढूंढना है ढूंढ लो, लेकिन माँ बाबूजी तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, उसने खुद से कहा। इधर राहुल तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर देखा तो मंदिर के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो चुके थे। पूरे मंदिर परिसर में शांति थी। मंदिर के आसपास की दुकानें भी बंद हो चुकी थी। एक फूल माला बेचने वाली फूलों की टोकरी समेट रही थी। राहुल घबराते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसके माँ बाबूजी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने जल्दी से फूल बेचने वाली महिला के पास जाकर पूछा, माताजी, आपने एक बुजुर्ग दंपति को यहाँ देखा था क्या? मेरे माँ बाबूजी मंदिर में आए थे लेकिन अभी तक लौटे नहीं। तो फूल वाली महिला ने हैरानी से राहुल को देखा और फिर सिर हिलाते हुए बोली, बेटा, यहाँ तो दिन भर लोग आते जाते रहते हैं, मैं कैसे पहचान सकती हूँ कि कौन आया था और कौन नहीं? राहुल का दिल डूबने लगा। अब क्या करूँ? उसको ऐसे चिंतित होते देखकर पास का एक दुकानदार अपनी दुकान समेट रहा था। उसने राहुल के पास आकर पूछा, क्या हुआ भाई साहब, कोई परेशानी है? तो राहुल ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और माँ बाबूजी की तस्वीर दिखाते हुए बोला, भाई साहब, यहाँ मेरे बाबूजी वो मंदिर आए थे लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। आपने इन्हें कहीं देखा क्या?
तो दुकानदार ने ध्यान से फोटो देखी, फिर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, इनको तो मैंने आज सुबह ही देखा था। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अधीर होकर पूछा, क्या देखा था? क्या पक्का कह सकते हैं ये वही थे? तो दुकानदार ने सिर हिलाया। हाँ भाई, पक्का कह सकता हूँ, लेकिन मैंने इन्हें शाम को नहीं, बस सुबह ही देखा था। अब राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ बाबूजी के बिना इतने घंटे बीत चुके हैं, अब बस और इंतजार नहीं कर सकता। उसने खुद से कहा और तुरंत बाइक घुमाई और सीधा पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। थाने में पहुंचते ही राहुल ने ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी से कहा, साहब, मेरे माँ बाबूजी सुबह से लापता है। वो मंदिर गए थे लेकिन अब तक नहीं लौटे। तो इंस्पेक्टर ने एक गहरी नजर से राहुल को देखा और पूछा, और मेरे माँ बाबूजी का नाम मोहनलाल और सुनीता है। राहुल ने जल्दी से अपने फोन से उनकी तस्वीरें दिखाते हुए कहा। तो इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज करते हुए कहा, देखिए, आप चिंता मत कीजिए, अगर कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको तुरंत बताएंगे। राहुल की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला और पुलिस से आश्वासन मिलने के बाद भारी मन से घर की ओर निकल पड़ा। घंटी बजाने से पहले ही दरवाजा खुल गया। सामने माया खड़ी थी। उसने राहुल को चिंतित नजरों से देखा और पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी, और माँ बाबूजी कहाँ हैं? तो राहुल की आंखों से आंसू छलक पड़े। माया उसके चेहरे के भाव देखकर चौंक गई। आप रो क्यों रहे हैं? कुछ बोलिए ना, आखिर वो गए कहाँ हैं? तो राहुल ने लड़खड़ाते आवाज में कहा, माँ बाबूजी का कुछ पता नहीं चला, वो कहीं नहीं मिले। तो माया चिंतित होने का नाटक करते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या कह रहे हो आप? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? तो राहुल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर लेट गया। रात का अंधेरा गहरा चुका था, लेकिन राहुल की आंखों में नींद का नाम और निशान नहीं था। उसके आंखों के आगे बार बार माँ बाबूजी की तस्वीर घूम रही थी। कहाँ गए होंगे? क्या वो सुरक्षित होंगे? वो बिस्तर पर करवट बदलता रहा, पर बेचैनी कम नहीं हुई। बाबूजी की ये बात अभी उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, अब तू यहीं कोई नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। हे भगवान, मेरे बाबूजी को सही सलामत लौटा दो। इधर माया करवट बदलकर सो रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। सुबह की पहली किरण के साथ ही राहुल के दिमाग में आया कि कहीं माँ बाबूजी महेश काका के घर तो नहीं गए हैं। वो बिना समय गंवाए कपड़े बदलकर बाहर निकला। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की तो अंदर से माया की आवाज आई, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? कम से कम चाय तो पी लो। तो राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, माया, बाबूजी शायद महेश काका के घर गए हों, एक बार जाकर देखता हूँ। माया ने उसके चेहरे की बेचैनी देखी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी, बल्कि हल्की सी मुस्कान उभर आई। महेश काका के यहाँ? उसने अनजान बनने की कोशिश की, पर माँ बाबूजी ने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। पता नहीं माया, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। कहते हुए राहुल ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से निकल गया। सड़कें अभी भी सुनसान थी। सुबह के सन्नाटे में राहुल की बाइक की आवाज गूंज रही थी। हे भगवान, बस एक बार माँ बाबूजी मिल जाए। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा आ रहा था, जब वो हमेशा उसे आशीर्वाद देती थी। बाबूजी की वो स्नेह भरी बातें, जब वो कहते थे, बेटा थोड़ा आराम कर लिया कर, हमेशा ऐसे ही भागता रहेगा क्या? नहीं, कहीं कहीं उन्होंने मुझसे नाराज होकर घर तो नहीं छोड़ दिया। ये ख्याल मन में आते ही राहुल का कलेजा कांप उठा। उसने बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी और कुछ देर बाद ही महेश काका के घर पहुंच गया। बाइक रोकते ही उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काका, दरवाजा खोलिए। राहुल ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, तो कुछ देर बाद अंदर से आवाज आई, अरे कौन है इतने सुबह सुबह? दरवाजा खोलते हुए काका ने कहा। तो राहुल ने घबराए हुए स्वर में पूछा, क्या माँ बाबूजी आए हैं? महेश काका ने हैरानी से उसे देखा। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे बाबूजी से पूरे 1 महीने नहीं मिला हूँ। ये सुन राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। 1 महीना हो गया? हाँ बेटा, सब ठीक तो है ना? महेश काका ने चिंतित होकर पूछा। तो राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। उसके पैर जैसे जम गए हों। अब वो कहाँ जाए, किससे पूछे? काका, माँ बाबूजी कल शाम से लापता है।
उन्होंने कहा था कि वो मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। कहते हुए राहुल की आवाज भारी हो गई। महेश काका भी ये सुनकर परेशान से हो गए। अरे यह तो बहुत गंभीर बात है बेटा, तुमने बाकी रिश्तेदारों से पूछा? तो राहुल ने निराशा से सिर हिलाया। अब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। महेश काका ने राहुल का कंधा थपथपाया और बोले, घबराओ मत बेटा, पुलिस भी खोजबीन कर रही होगी, लेकिन हमें भी कुछ करना होगा। अंदर जाओ, बाकी रिश्तेदारों को फोन लगाओ। राहुल की आंखें डबडबा गई। अपने माता पिता को लेकर वो बहुत परेशान था, लेकिन दूसरी तरफ माया अपनी ही दुनिया में मगन थी। वो कमरे में बैठकर फोन पर अपनी सहेली पूनम से बात कर रही थी। उसके आवाज में गहरा दुख था, मानो वो सास ससुर के जाने से सच में परेशान हो। पूनम, क्या बताऊं, जब से माँ बाबूजी घर से गए हैं मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, उसने दुखी आवाज में कहा। तो फोन के दूसरी तरफ उसकी सहेली पूनम ये सुनकर चौंक गई। क्या तुम उदास हो, और वो भी तुम्हारे सास ससुर के लिए? ये कैसे हो सकता है? पूनम ने हैरानी से कहा। तो माया ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर अचानक शरारत भरे लहजे में जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तू भी मेरी एक्टिंग को सच मान बैठी। सच तो ये है कि मुझे तो उनकी कमी महसूस ही नहीं हो रही, उल्टा अब तो घर में कितनी शांति हो गई है। पूनम भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। यार, तू तो सच में महान है, मतलब ऊपर से इतना अच्छा दिखावा और अंदर से मजे ले रही है। माया ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो उन्हें तंग करने में मजा लेती थी। जब वो थी तो रोज बहाने बनाकर ताने मारती थी, अब जब नहीं है तो उनकी याद तो आएगी ना। ये सुनकर फोन के दूसरी तरफ पूनम भी जोर से हंसने लगी। वाह यार माया, सच में तू तो बहुत होशियार है, पर राहुल को शक तो नहीं हुआ ना? तो माया ने नाखून पर पॉलिश लगाते हुए लापरवाही से कहा, अरे नहीं, वो तो अपने माँ बाप की चिंता में डूबा हुआ है। उसे तो ये तक नहीं पता कि उसके सामने मैं कितनी अच्छी बहू बन रही हूँ और उसके पीछे से उनकी जिंदगी नरक बना देती हूँ। दोनों जोर जोर से हंसने लगी, मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी चालाकी हासिल कर ली हो। उधर राहुल ने पुलिस को फिर से फोन लगाया और कहा, सर कोई खबर मिली? हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। सर आपको कोई जानकारी मिले तो तुरंत हमें बताइएगा, पुलिस अधिकारी ने कहा। तो राहुल ने फोन काट दिया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अब वो क्या करे? समय बीतता जा रहा था और बीतते दिन के साथ राहुल की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। 5 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिला। उसने हर जगह तलाशी ली, रिश्तेदारों के घर, मंदिर, धर्मशाला, सब जगह जाकर देखा, लेकिन कहीं भी कोई भी जानकारी नहीं मिली। थक हार कर राहुल गुमसुम सा बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। माया, जो अब तक उसके बेचैनी का आनंद ले रही थी, आज पहली बार उससे इस बारे में बात करने आई। राहुल, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम कब तक ऐसे ही परेशान रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाबूजी तीर्थ यात्रा पर निकल गए हों? ये सुनते ही राहुल अचानक भड़क उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, तुम कैसी बात कर रही हो माया? तुम जानती हो कि माँ बाबूजी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाते, और तीर्थ यात्रा पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। माँ हमेशा कहती थी कि जब तक मैं उनके साथ नहीं चलूंगा वो कहीं नहीं जाएंगे। राहुल का गुस्सा देखकर माया थोड़ी सहम गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर चिंता का नकाब बनाए रखा। तो फिर वो कहाँ गए राहुल? आखिर 10 दिन होने को आए हैं, कोई खबर क्यों नहीं आ रही? माया ने धीरे से पूछा, लेकिन राहुल ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में सीधे अपने माँ बाबूजी के कमरे में चला गया। वो यही कमरा था जहाँ राहुल हर बार आकर उनके पास बैठता था, लेकिन आज कमरे में एक अजीब सी शांति थी। राहुल ने देखा कि माँ की पूजा की थाली ज्यों की त्यों रखी थी, बाबूजी की चश्मा भी टेबल पर पड़ा था और उनकी पसंदीदा किताबें भी वहीं थी। सब कुछ था, बस वे दोनों नहीं थे। उसकी आंखें भर आई। उसने अपनी माँ की साड़ी उठाई और सीने से लगाकर जमीन पर बैठ गया। तभी लिविंग रूम में रखे लैंडलाइन की घंटी बजी।
घंटी लगातार बज रही थी तो राहुल ने अनमने ढंग से उठकर फोन उठाया। हेलो राहुल, क्या हो रहा है? तुमने ऑफिस आना बंद कर दिया, कोई अपडेट नहीं दे रहे? फोन के दूसरी तरफ उसके बॉस की तेज आवाज गूंजी। सर, मैं अभी बहुत परेशानी में हूँ। मेरे माँ बाबूजी लापता हैं, उन्हें ढूंढने में लगा हूँ। राहुल ने धीमी लेकिन थकी हुई आवाज में कहा तो उधर से उसके बॉस ने कहा, देखो राहुल, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है, लेकिन ऑफिस के भी कुछ नियम होते हैं। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी, लेकिन अब 10 दिन हो चुके हैं। कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम अगले 2 दिन नहीं लौटे तो तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। बॉस की आवाज सख्त थी पर राहुल कुछ कहता उससे पहले ही फोन कट गया। राहुल ने फोन नीचे रखा और अपना सर पकड़कर बैठ गया। अब उसके सामने एक और बड़ी मुश्किल थी। अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो माँ बाबूजी के वापस आने के बाद वो कैसे उनकी देखभाल करेगा, और वो नौकरी पर चला गया तो माँ बाबूजी को ढूंढने के लिए समय कैसे निकाल पाएगा। यही सोच ही रहा था कि तभी माया कमरे में आई और बोली, क्या हुआ? कौन था फोन पर? ऑफिस से था। कहते हैं कि अगर 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो किसी और को रख लेंगे। राहुल ने निराश स्वर में कहा तो माया ने लापरवाही से पूछा, तो फिर क्या सोचा है तुमने? क्या सोचूं? माँ बाबूजी अभी तक नहीं मिले। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तो ठीक है, नौकरी छोड़ दो, फिर बैठे रहना घर पर। माया ने मुंह बनाते हुए कहा तो राहुल ने उसकी तरफ गुस्से से देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। वो एक बार फिर इस सवाल में उलझ गया कि क्या करे, नौकरी बचाए या माँ बाबूजी को ढूंढे। उसने कुछ पल चुप रहकर सोचा, फिर अचानक उठा और माया की ओर देखते हुए सख्त लहजे में बोला, मेरा बैग तैयार कर दो, मैं आज शाम को मुंबई जा रहा हूँ। माया, जो अब तक मजे से खड़ी तमाशा देख रही थी, अचानक चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि राहुल इतनी जल्दी ये फैसला ले लेगा। वो धीरे से राहुल के पास आई और नाटक के अंदाज में बोली, क्या तुम सच में जा रहे हो? राहुल ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, अब रुकना बेकार है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही और ऑफिस से भी लगातार कॉल आ रहे हैं। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो आगे माँ बाबूजी के आने के बाद भी उन्हें अच्छे से नहीं रख पाऊंगा। कम से कम नौकरी तो बची रहेगी। तो माया ने तुरंत एक नकली उदासी से बोला, पर राहुल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि माँ बाबूजी अब लौट कर आएंगे? क्या मतलब तुम्हारा? राहुल ने चौंक कर कहा तो माया बोली, मतलब इतना समय हो गया, अगर उन्हें लौटना होता है तो अब तक आ चुके होते। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ माया। माँ बाबूजी कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, लेकिन जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेता चैन से नहीं बैठूंगा। कहते हुए वो अलमारी की तरफ बढ़ गया और खुद ही अपना बैग पैक करने लगा। तभी माया उसके पास आई और चिंता भरे स्वर में बोली, राहुल, अगर तुम मुंबई जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब मेरा यहाँ क्या काम है? राहुल ने कहा। ये तुम कैसी बात कर रही हो माया? अगर माँ बाबूजी लौट आए तो कम से कम तुम तो यहाँ रहो, ताकि उन्हें लगे कि उनका अपना कोई अब इस घर में है। ये सुनकर माया के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसे लगा था कि राहुल उसे अपने साथ ले जाएगा, जिससे वो पूरी तरह आजाद हो जाएगी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, पर राहुल, तुम भी तो जानते हो कि माँ बाबूजी के बिना इस घर में रहना कितना मुश्किल होगा। मैं अकेले कैसे रहूंगी? तो राहुल उसके आंखों में देखकर बोला, माया, अगर तुम सच में माँ बाबूजी की चिंता कर रही हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा यहाँ रहना कितना जरूरी है। जब भी वे आएंगे तो सबसे पहले तुम्हें ही देखेंगे, और अगर तुम ना मिली तो उनकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। माया अंदर ही अंदर झुंझला गई, लेकिन बाहर से उसने सहमति जताने का नाटक करते हुए कहा, ठीक है राहुल, तुम कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ, पर तुम जल्दी वापस आना। तो राहुल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर माँ बाबूजी लौट आए तो तुरंत मुझे फोन कर देना। अपना बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही माया के चेहरे पर अलग ही खुशी दौड़ गई। वो मन ही मन बुदबुदाई, हाँ, अब राहुल भी चला गया और अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। आखिरकार अब इस घर पर मेरा ही राज होगा। खुशी से झूमते हुए माया सोफे पर जाकर बैठ गई। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन अब माया को अकेलापन महसूस होने लगा। पहले जो समय वो अपने सास ससुर को ताने देने, गुस्सा करने और उन्हें परेशान करने में लगाती थी, अब वही समय काटे नहीं कटता था।
एक दिन उसकी सहेली पूनम का फोन आया। अरे क्यों उदास लग रही है? लगता है राहुल तुझसे दूर रहने लगा है। तो माया थोड़ी दुखी आवाज में बोली, उदास नहीं हूँ, बस अकेलापन महसूस हो रहा है। तो पूनम हंसते हुए बोली, अकेले रहने की आदत डाल ली या फिर किसी नए दोस्त का इंतजाम कर लिया? ये सुनकर माया थोड़ा झुंझलाते हुए बोली, चुप कर पूनम, वैसे भी राहुल तो सिर्फ पैसे भेजने तक ही सीमित रह गया है। अपना प्यार भरी बातें करता है और ना ही मेरी फिक्र करता है। तो पूनम माया को छेड़ते हुए बोली, पहले तो तू सास ससुर को दूर करने के लिए परेशान रहती थी, अब खुद ही अकेली पड़ गई। तो माया के पास आज उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उधर राहुल का भी मुंबई में मन नहीं लग रहा था। माँ बाबूजी की यादें, उनकी बातें और उनके अचानक इस तरह से चले जाना, ये सब उसके दिल को कचोट रहा था। शनिवार की सुबह होते ही उसे माँ बाबूजी की याद आ गई, क्योंकि हर शनिवार को वो अपने माता पिता से मिलने जाता था और अब उनसे बिछड़े हुए उसे पूरा 1 महीना हो गया था। आज रह रहकर उसे अपने माँ बाबूजी की बातें बहुत याद आ रही थी। बेटा, अब तू यही नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। जब तू हमारे पास होता है तो लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया है। इन शब्दों को याद कर राहुल की आंखों में आंसू भर आए। कहाँ चले गए आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर? राहुल ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त मोहित कमरे में दाखिल हुआ और मजे के अंदाज में बोला, राहुल, ओ महाराज, हर हफ्ते तेरा यही हाल होता है। चल आज मैं तुझे अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। वैसे भी माँ और तुम्हारी भाभी हमेशा कहती रहती है राहुल को कभी घर लेकर आओ, तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। तो राहुल संकोच करते हुए बोला, अरे नहीं यार, कहीं जाने का मन नहीं है। देख राहुल, ऐसे अकेले रहते थे तबीयत खराब हो जाएगी। हफ्ते भर ऑफिस की छुट्टी, फिर दिन भी अकेले रहना पड़ रहा है। ये कोई जिंदगी है? चलना, दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। राहुल का मन तो नहीं था, लेकिन जब मोहित ने माँ का नाम लिया तो उसे सुनीता जी की याद आ गई। वही प्यार, वही अपनापन। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अच्छा बाबा, चल रहा हूँ। तो मोहित हंसते हुए बोला, बस अब तो देख मेरी माँ को कितना तेरा ख्याल रखती है। मोहित के घर पहुंचते ही मोहित की माँ ने दरवाजा खोला और राहुल को देखकर मुस्कुराई। अरे वाह, तो ये है वो राहुल, हम कब से राह देख रहे थे बेटा, बहुत सुना है तेरे बारे में। आओ आओ, अंदर आओ। मोहित की माँ को देखकर राहुल अपनी माँ को याद कर रहा था। मोहित की माँ ने प्यार से कहा, बेटा तू हमें बिल्कुल भी अजनबी मत समझ, ये घर तेरा ही है। ये सुनकर राहुल की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने खुद को संभाला और कहा, आंटी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तभी मोहित की पत्नी नीतू मजे के अंदाज में बोली, ये लीजिए राहुल जी, चाय पी लीजिए। हमारे घर का चाय का स्वाद ऐसा होगा कि बार बार आने का मन करेगा। तो सब हंस पड़े, लेकिन राहुल के चेहरे पर उदासी झलक रही थी। सभी चाय नाश्ता करने लगे। तभी मोहित का छोटा भाई अनिल दरवाजे से अंदर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते राहुल भैया, कैसे हैं आप? मोहित भैया आपकी बहुत तारीफ करते हैं। तो राहुल हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये तो इसकी आदत है, हर किसी की तारीफ करने बैठ जाता है। तभी मोहित ने मजाक में कहा, अरे नहीं तो क्या, आखिर दोस्ती निभाने की भी कोई तरीका होना चाहिए। ये सुनकर सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। घर में इतना खुशनुमा माहौल देखकर राहुल को अपने घर की याद आ गई कि कभी उसके घर में भी ऐसे ही खुशी का माहौल होता था। अचानक उसकी आंखें भर आई। उसने जल्दी से अपनी नजर झुका ली ताकि कोई देख न ले, लेकिन ये बात मोहित की माँ से छिपी नहीं। उन्होंने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, बेटा सब ठीक तो है ना? तो राहुल ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, हाँ आंटी, सब ठीक है, बस माँ बाबूजी की याद आ गई। ये सुन मोहित की माँ का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, बेटा माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें माँ के प्यार की जरूरत महसूस हो तो मुझे याद कर लेना। मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। राहुल की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद आंटी जी। मोहित और उसकी पत्नी नीतू एक दूसरे को देख रहे थे। वो समझ चुके थे कि राहुल के मन में बहुत दर्द छिपा है जो वो किसी से बताना नहीं चाहता, लेकिन आज वो इस घर के खुशनुमा माहौल में
थोड़ी देर के लिए अपने दुख को भूल पाया था। बातों का सिलसिला जारी था। तभी मोहित के छोटे भाई अनिल ने अपने फोन में फोटो दिखाते हुए कहा, राहुल भैया ये देखो मेरी सगाई की तस्वीर। आप तो आए नहीं, कम से कम आप तस्वीर भी तो देख लो। मोहित ने भी हंसते हुए कहा, हाँ यार, तुझे कितनी बार बुलाया, तू तो अपने काम में ही लगा रहता है। चल अब फोटो ही देख ले। राहुल मुस्कुराया और अनमने ढंग से फोन की तरफ देखने लगा। कुछ देर तक सब लोग फोटो देखते रहे। सगाई की फोटो खत्म होते ही दूसरी फोटो आई तो अनिल फोन बंद करने लगा। तभी राहुल को अचानक ऐसी तस्वीर दिखी कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से कहा, दिखाना जरा ये फोटो। तो अनिल फिर से फोटो दिखाते हुए बोला, अरे राहुल भाई, ये अम्मा बेचारी हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत दुखी हैं। हमेशा बस एक टक दरवाजे की ओर देखती हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कहती हैं उनके बेटे बहू ने उन्हें छोड़ दिया। माँ। ये शब्द राहुल के गले में ही अटक गया। उसकी आंखें तस्वीर पर टिक गई। उसने गौर से देखा, माँ सफेद साड़ी में, चेहरे पर थकान और दर्द की गहरी लकीरें, लेकिन आंखों में वही ममता, वही उम्मीद, वही इंतजार था। माँ। कहते हुए राहुल ने अनिल के हाथ से फोन लेकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मोहित और उसकी पत्नी नीतू भी हैरान थे। क्या हुआ भाई? मोहित ने कहा तो राहुल के आंखें भर आई। उसने कहा, मोहित ये मेरी माँ है। ये सुनकर सब लोग अवाक रह गए। क्या? पर ये वहां कैसे पहुंची? मुझे नहीं पता मोहित। अब मैं और देर नहीं कर सकता हूँ, मुझे माँ के पास जाना है। वो तेजी से उठा और गाड़ी की चाबी उठाने लगा तो मोहित और अनिल भी उसके साथ चल दिए। अस्पताल पहुंचकर अनिल ने अंदर जाकर स्टाफ से बात की और फिर तीनों एक वार्ड की तरफ चले गए। अंदर जाकर माँ, माँ। राहुल के मुंह से बस इतना निकला ही था और उसकी आंखें छलक पड़ी। सुनीता जी ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाई। उनके आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे सब कुछ खो चुका हो। लेकिन जब उसकी नजर राहुल पर पड़ी तो वो एक टक उसे देखने लगी। उनके होंठ कपकपाने लगे, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। माँ, मैं हूँ तुम्हारा राहुल। ये सुनकर सुनीता जी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, इन्हें यहाँ लाए हुए करीब 2 महीने हो गए हैं। कोई मिलने नहीं आता। बस एक महिला इन्हें यह कहकर छोड़कर चली गई थी कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है। झूठ, मेरी माँ बिल्कुल सही है। राहुल गुस्से से चिल्लाया तो डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, देखिए, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन यहाँ आने से पहले इन्हें किसी बड़े मानसिक आघात से गुजरना पड़ा था। आप इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन इनका इलाज जरूरी है। राहुल के आंखों में आंसू बह रहे थे। वो डॉक्टर की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी माँ यहाँ तक कैसे पहुंची। उसकी आंखें लगातार माँ के चेहरे पर टिकी थी, जो उसे पहचान तो रही थी, लेकिन फिर भी अजनबियों की तरह व्यवहार कर रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक सवाल बिजली की तरह आया। अगर माँ यहाँ है तो बाबूजी कहाँ है? राहुल ने तुरंत डॉक्टर से सवाल किया। डॉक्टर, जब माँ को यहाँ लाया गया था तो क्या इनके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति था? तो डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इन्हें अकेले ही यहाँ लाया गया था। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ इस हालत में थी और बाबूजी का कोई अता पता नहीं था। अनिल ने तुरंत राहुल से बाबूजी की फोटो लेकर अपने दूसरे अस्पताल के संपर्क में भेज दी और उसे आश्वासन दिया कि भैया आप चिंता मत करो, जहाँ जहाँ जानता हूँ मैं वहाँ पता करूंगा। अगर बाबूजी कहीं भी किसी अस्पताल में भर्ती होंगे तो मुझे खबर मिल जाएगी। राहुल की आंखों में आंसू भर आए और उसने मोहित की ओर देखा और कहा, मोहित, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे माँ बाबूजी के साथ ऐसा होगा। मेरी माँ को ऐसे छोड़ दिया और बाबूजी अब तक उनका कोई ठिकाना नहीं। मोहित ने उसे संभालते हुए कहा, भाई तो हिम्मत रख, एक माँ मिल गई है ना तो बाबूजी भी मिल जाएंगे। हमें बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। अनिल ने फोन उठाया और तुरंत अपने अस्पताल के कुछ पुराने साथियों से संपर्क करना शुरू किया। राहुल की आंखें दरवाजे की ओर टिकी थी, जैसे कोई उसे आकर बताएगा कि उसके बाबूजी सही सलामत हैं। तभी अनिल के फोन की घंटी बजी। उसने जल्दी से फोन उठाया तो उधर से किसी ने बताया कि यह आदमी कुछ दिन पहले हमारे अस्पताल में भर्ती था। तो अनिल ने फोन काट दिया और तुरंत राहुल और उसकी माँ और अपने भाई मोहित को लेकर उस अस्पताल की ओर निकल गया।
वहां जाकर अनिल ने रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारी से पता किया। कुछ दिन पहले यहाँ वो बुजुर्ग भर्ती थे, अभी उन्हें कहाँ भेजा गया है? तो कर्मचारी ने कहा कि यहाँ कई कर्मचारी भर्ती हुए हैं और शिफ्ट हुए हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो अनिल ने तुरंत मोहनलाल जी की तस्वीर दिखाई। तो कर्मचारी ने तस्वीर देखकर कुछ देर सोचा और फिर बोला, हाँ, ये मरीज यहाँ भर्ती थे, लेकिन अभी वो वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से से कहा, आपने मेरे बाबूजी को वृद्धाश्रम में क्यों भेज दिया? उनके परिवार में संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उस कर्मचारी ने ठंडी आवाज में कहा, देखिए, हमारा यह नियम है कि जब कोई मरीज बहुत दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहता है और उसका कोई परिवार नहीं आता तो उसे वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। राहुल के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। बाबूजी अकेले वहां कैसे भेज दिया उन्हें? मोहित ने उसे संभालते हुए कहा, राहुल, हमें अभी भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत वृद्धाश्रम जाना चाहिए। वो तुरंत गाड़ी में बैठे और सब लोग वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़े। गाड़ी वृद्धाश्रम के बाहर रुकते ही राहुल तेजी से अंदर भागा और वहां बैठे स्टाफ से कहा, कृपया मुझे मेरे बाबूजी से मिलने दीजिए, उनका नाम मोहनलाल है, उन्हें 3 दिन पहले यहाँ शिफ्ट किया गया है। तो स्टाफ ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वो कुछ कहते उससे पहले ही पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, बेटा। राहुल ये सुनते ही उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो सामने उसके बाबूजी मोहनलाल जी खड़े थे। उनकी आंखों में नमी थी। चेहरा थोड़ा कमजोर लग रहा था, लेकिन चेहरे पर एक अपनापन झलक रहा था। बाबूजी! राहुल जोर से चिल्लाया और दौड़कर उनके गले से लग गया। मोहनलाल जी ने भी राहुल को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मुझे पता था तू एक दिन जरूर आएगा। राहुल की आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। बाबूजी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर कर चुका हूँ, मुझे नहीं पता था आप लोग इस हाल में हैं। मोहनलाल जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस अब तू आ गया, ये काफी है। मोहित और अनिल भी ये भाव दृश्य देखकर अपनी आंखें पोंछने लगे। कुछ देर मिलने के बाद राहुल ने कहा, चलो बाबूजी, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। तो मोहनलाल जी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन बेटा घर पर तो। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले ही राहुल ने तुरंत जवाब दिया, बाबूजी अब कुछ मत सोचिए, बस मेरे साथ चलिए, अब कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं कर सकता। उसने बाबूजी को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बैठते ही जैसे ही सुनीता जी की नजर अपने पति मोहनलाल जी पर पड़ी तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, आप ठीक तो है ना? तो मोहनलाल जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, ठीक हूँ सुनीता, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। इधर राहुल ने अपने माता पिता को यूं टूट कर रोते हुए देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। उसने दोनों को गले से लगा लिया और दृढ़ता से कहा, माँ बाबूजी, अब मैं आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और माया ने जो आपके साथ किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। तभी मोहित ने राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राहुल, अब सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सबसे पहले अंकल आंटी को एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। माया के साथ क्या करना वो बाद में सोचना। मोहित की बात सुनकर सुनीता जी बोली, बेटा, अब हमें किसी अस्पताल की नहीं, हमारे बेटे के साथ की जरूरत है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी दवाई है। तभी राहुल ने माया को फोन लगाया तो माया ने फोन उठाते हुए कहा, राहुल, सब ठीक तो है ना? तुमने इतने दिनों बाद फोन किया। राहुल की आवाज गूंजती हुई आई, माया, मैं माँ बाबूजी को लेकर आया हूँ। क्या? माया के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फिर से फोन उठाया और घबराती हुई आवाज में खुद को संभालते हुए बोली, माँ बाबूजी वो कहाँ मिले तुम्हें? तो राहुल गुस्से को काबू रखते हुए बोला, ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो? बहुत जल्दी तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहकर राहुल ने फोन रख दिया तो माया के हाथ पांव कांपने लगे। अब क्या होगा? राहुल ने सब पता कर लिया। माँ बाबूजी को वापस भी ला रहा है। ये सोच सोच कर ही उसकी सांसें फूलने लगी। मैंने ये क्या कर दिया?
अगर मैं जरा सा धैर्य रखती तो थोड़ा प्यार दिखाती तो सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रही। आज उसे अचानक वो दिन याद आने लगा जब उसके साथ सास ससुर मंदिर गए थे। उसे अच्छी तरह याद था कि कैसे मंदिर पहुंचकर उसने क्या कहा था, माँ बाबूजी, मैं आपको लेने आई हूँ, चलिए गाड़ी में बैठिए। सुनीता जी और मोहनलाल जी उसे गाड़ी के पास देखकर चौंक गए थे। मोहनलाल जी ने हैरानी से पूछा, अरे माया, तुम यहाँ, राहुल ने तुम्हें यहाँ भेजा है क्या? तो माया ने मीठी मुस्कान के साथ झूठ बोलते हुए कहा था, हाँ बाबूजी, राहुल ने ही भेजा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए आपको दवाई दिलाने के लिए भेजा है। सुनीता जी को कुछ अजीब तो लगा था, लेकिन फिर सोचा चलो अच्छा है, दवाई तो लेनी ही है। इसलिए वे दोनों गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर बाद माया उन्हें एक मानसिक अस्पताल में ले गई। वहां पहुंचकर उसने अस्पताल के स्टाफ से रिश्वत देते हुए कहा, आप बस इन्हें भर्ती कर लीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर और स्टाफ ने भी बिना ज्यादा सवाल किए सुनीता जी को ले जाकर महिला वार्ड में भर्ती कर लिया। लेकिन जब मोहनलाल जी को वहां रखने की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया। आप इन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, दोनों को हम एक साथ नहीं रख सकते। तो माया थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने पास ही के दूसरे अस्पताल में संपर्क किया और वहीं मोहनलाल जी को भी भर्ती करवा दिया। वहां भी पैसों के लालच में आकर डॉक्टर ने बिना ज्यादा छानबीन किए मोहनलाल जी को भर्ती कर लिया। इस तरह माया ने अपने सास ससुर को उनके ही बेटे से दूर कर दिया, ये सोचकर कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये साजिश एक दिन उजागर हो जाएगी। इधर राहुल अपने माँ बाबूजी को लेकर घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो माया उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही माया अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर रोने लगी। माँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच और अहंकार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि आप लोग भी मेरे माता पिता जैसे हैं। ये सुनकर राहुल ने गुस्से से माया की ओर देखा और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ते हुए कहा, चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैं पुलिस को बुलाऊं या अब रोने का कोई फायदा नहीं। तुमने जब माँ बाबू को धोखे से यहाँ से बाहर मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाया, तब तुम्हें ये रोना नहीं आया? तो माया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज राहुल, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे एक मौका और दे दो। मोहनलाल जी और सुनीता जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो कभी भी किसी को दुखी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से माया ने उनके साथ छल किया, उसे माफ करना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन फिर भी सुनीता जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा कोई बात नहीं, बहू को माफ कर दो, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं माँ, तो एक माँ है इसलिए इसे माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे जिंदगी भर कभी नहीं माफ करूंगा। इसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी, जो मैं इसकी करतूतें नहीं समझ पाया, लेकिन अब मेरी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। मेरे लिए अब ये मर चुकी है। माया की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सुनीता जी और मोहनलाल जी की तरफ देखने लगी कि शायद वो उसे माफ कर दे। वो उनकी तरफ आगे बढ़ ही रही थी कि तभी राहुल ने गुस्से से कहा, माया, इससे पहले कि मैं तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकालूं, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। तो माया कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप पश्चाताप के आंसू बहाते हुए वहां से बाहर निकल गई और राहुल वहीं रहकर अपने माँ बाबूजी की देखभाल करने लगा। तो दोस्तों, राहुल ने अपनी पत्नी को माफ ना करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।